हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों ही वीडियोस नहीं देखी तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए उन दोनों वीडियोस को भी जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, जिससे कि सभी टॉपिक आपके अच्छे क्लियर हो जाए। क्योंकि चैप्टर थर्ड से तीनों ही टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ लॉ हुआ, व्हीटस्टोन, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, चारों टॉपिक आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल ज्यादा हॉटेस्ट है, मींस एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर हर बार आता है। मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा यूज बताता हूँ, क्योंकि हमने लैब में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। सारी चीजों के बारे में बेसिक डिटेल्स नॉलेज होना जरूरी है। तब तक इंस्ट्रूमेंट अच्छे से, मतलब सब चीजें नहीं पता होंगी, सर्किट में क्या क्या चीजें हैं, तब तक टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। मैंने डायग्राम ऑलरेडी क्रिएट बना लिया यहाँ पे, क्यों, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। मीटर ब्रिज हमारा कॉन्सेप्ट है, यूज किसके लिए करते हैं, सबसे मेन चीज किस लिए काम आता है हमारे, ये हमारे लिए अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। सर्किट में जो भी मेरे पास क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। सो मैं बता दूं कौन सा वाला है। सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्टिंग में, आप ये समझिए कि ब्लैंक है, मैं आप दोबारा ड्रॉ करो एक चीज बता कर। सबसे पहले ये मेरे पास कुछ एल टाइप की ये, और ये मेरे पास है क्या, इन्हें बोलते हैं कॉपर की स्ट्रिप्स है। कॉपर की स्ट्रिप्स क्यों यूज की जाती है, जिससे कि अननेसेसरी पोटेंशियल ड्रॉप ना हो। इट मींस ये कॉपर की, अच्छे मेटल की इसलिए यूज की जाती है, यहां से करंट पास होते टाइम यहाँ पर कोई भी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ करंट होना चाहिए, इसीलिए कॉपर की स्ट्रिप्स यूज की जाती है। सर वायर को बांधने के लिए, वायर के दो जॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मुझे वायर बांधना है, तो जहां पर बांधते हैं उन्हें कॉपर स्ट्रिप्स लगा दिए जाते हैं, जिससे वायर ज्वाइंट किया जाता है। और ये एक वुडन ब्लॉक में, आपने इसका अगर पोटेंशियोमीटर ब्रिज अगर आपने देखा है लाइफ में या फिर लैब में देखा है, फोटो वोटो देखे होंगे, तो ये वुडन ब्लॉक में एक तरीके से, लकड़ी में एक तरीके से जॉइंट होता है, उसमें कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है, उसमें वायर जॉइंट किए जाते हैं, अगर आपने सर्किट भी प्रिपेयर किया है तो। सो ये क्या है, कॉपर स्ट्रिप्स है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज की जाती है, ध्यान रखना, जहां पे अननेसेसरी पोटेंशियल ड्रॉप ना हो, इट मीन कम से कम रेजिस्टेंस हो, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं। सेकंड थिंग्स, कॉपर स्ट्रिप जॉइंट की, उसके बाद ए और बी दो पॉइंट है कॉपर स्ट्रिप्स के, इसके मिड में मैंने 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर की एक वायर ज्वाइंट की है। पहला पॉइंट, इससे एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसके बारे में बताता हूँ क्या है। वैसे ए और बी क्या है, ए से बी के मिड में क्या है, एक वायर है। वायर किस मेटल की बनी हुई है, एलॉय की बनी हुई है। एलॉय कौन कौन से हैं, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन है, ध्यान रखना है। एलॉय है, एलॉय बोलते किन है, एलॉय की क्यों यूज किए जाते हैं, जिसमें हाई रेजिस्टेंस हो, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास वायर, ये वायर है और एलॉय की वायर है, एलॉय वायर, एलॉय वायर, ठीक है। और क्या है, एक चीज और, इसकी वो लिख दे, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, शॉर्ट में लिख देते हैं, और मैग्नीन है, ये ध्यान रखना है। क्यों यूज की जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। और कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस कैसा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर ड्रॉप किसका, रेजिस्टेंस का, अल्फा, जो कि हमने पढ़ा हुआ, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। इट मींस मैं आपको बता दूं नॉर्मली होता क्या है, कि जो वायर है मेरे पास ए और बी, इसमें रेजिस्टेंस तो हाई होता है, लेकिन इस पर टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं एक्सपेरिमेंट जिस लैब में कर रहा हूँ, उस लैब में टेम्परेचर 25 है, लेकिन मैं 6 महीने बाद विंटर वेकेशन में, मतलब विंटर में कर रहे हैं, कभी भी समर में कर रहे हैं, मीन्स मेरे पास वेदर के चेंजेस होते होते आपने छोटा सा नोटिस किया होगा कि टेम्परेचर में भी चेंजेस होते हैं। सो उस टेम्परेचर का इस वायर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ऐसी वायर, ऐसे अलॉय को यूज किया जाता है जिसका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कैसा हो, लो हो, और रेजिस्टिविटी हाई हो, सॉरी रेजिस्टेंस हाई हो। ये किसकी क्वालिटी होती है, एलॉय की क्वालिटी होती है। तो ये दोनों एलॉय के यूज किए जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। मीटर ब्रिज में जो 1 मीटर की 100 सेंटीमीटर की वायर यूज की जाती है पॉइंट ए और बी के मिड में एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कौन सी होती है, एलॉय वायर होती है। क्यों होती है, रीजन दोनों, दो पॉइंट आप बता सकते हैं, कांस्टेंट मैग्नीन की होती है, दो प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस हाई होता है और कांस्टेंट डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस लो होता है। क्यों होता है, इस पर टेम्परेचर कोई भी डिफेक्ट ना पड़े, मतलब इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि विंटर में हमारे पास कितना हो जाता है टेम्परेचर, मैंने 4, 5, 6, 7 भी देखा है, 0 भी देखा होगा कहीं ना कहीं। और बात करते हैं समर में, तो समर में 48, 47 भी टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो कुछ तो डिफरेंस है। तो उस एक्सपेरिमेंट के इसकी रीडिंग को ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इस एलॉय वायर को यूज किया जाता है। ये वाला पॉइंट क्लियर। अब इसके नीचे ही स्केल लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है, जब मैं इसे एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं इसका यूज बताऊंगा। स्केल कहां पर है, 0 से 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा हुआ होता है। स्केल हमारी रीडिंग को लेने के लिए, कि हमने रीडिंग कहां पर, हमारे पास जो हमारे पास क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसका करंट 0 हुआ है, कितनी लेंथ पर, उस लेंथ को कवर करने के लिए, मींस नोट करने के लिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे।
फिर उसके बाद क्या किया, वायर जो मेरे पास जॉइंट ए और बी के मिड में मेरे पास दो स्ट्रिप्स के बीच में जो वायर ए बी थी, इसके अदर जॉइंट को हमने एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया। दिख रहा है आपको, वोल्ट हमारे पास ईएमएफ है। स्विच लगा दिया के, स्विच क्लोज्ड है, करंट पास हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट स्टार्ट होती है, मेरी फिंगर के साथ साथ आप स्टार्ट कर लीजिए। ये करंट आया, ये करंट दो डायरेक्शन में गया, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। पॉइंट क्लियर? यहाँ पर आया, देखिए एक तो यहाँ गया, ए से बी मूव किया, मैं एरो बना सकता हूँ, वैसे नीड नहीं है, इसे छोटा सा पॉइंट है तो क्लियर है। फिर यहाँ से स्ट्रिप से यहाँ पास हुआ, यहाँ से ये क्या है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे पास होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारी कीज लगी रहती है। मुझे कितने क्या माना, यहाँ पर मुझे 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो 5 वाली की को मैं हटा दूंगा। इट मीन वो 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करना शुरू करता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 5 है। मुझे 15 चाहिए, 20 चाहिए, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है पूरा, इसे शॉर्ट में ऐसे भी बनाते हैं, आर बी लिखते हैं, आर डॉट बी, रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसे? रेजिस्टेंस। पढ़ा होगा आपने, वैसे हमने पोटेंशियोमीटर में भी डिस्कस किया था। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसे बोलते हैं नॉन रेजिस्टेंस। ये हमें पता होता है, ध्यान रखना है, नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब एक छोटी चीज बताइए, रेजिस्टेंस मैं 5 ले लूं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप तो 50 लेंगे, मतलब कुछ भी लेंगे, वॉट एवर यू वांट। सो यहाँ पर मैंने आर लिख दिया, ये ध्यान रखना कि नॉन है, चाहे आप करेंगे चाहे मैं करूँ, अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद करंट पास तो यहाँ पर आया, इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से फिर करंट पास हुआ, यहाँ पर आया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मुझे फाइंड करना है, इसीलिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। सो ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? अब इसे मैंने आर माना था, इसे मैंने एस मान लिया, या फिर इसे आर1 इसे आर2 मान सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसे एस क्यों माना, ये फंडा भी आपको भी क्लियर हो जाएगा। सो इसे मैंने क्या मान लिया, एस, जो कि रेजिस्टेंस है। इसी को फाइंड करने के लिए एस को कैलकुलेट करना मेन मोटिव होता है किसका? मीटर ब्रिज का। चले इससे आगे, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। करंट यहाँ से आया वापस, वही अपनी डायरेक्शन। कोई पॉइंट, सब कोई डाउट तो नहीं है ना? फिर ये वाले पॉइंट को बताता हूँ। इस मिड पॉइंट पर एक हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है करंट को सर्किट में करंट कैसा फ्लो हो रहा है। इससे में जो करंट है वो आई जी मान लिया, गैल्वेनोमीटर करंट है। इससे जो वायर ज्वाइंट होकर आती है, उस वायर के कॉर्नर पे एक मेटल का एरो, शार्प एरो बोल सकते हैं, शार्प एज वाला कुछ एक मतलब वो लगा लिया एरो टाइप का, जो कि जो ए बी वायर है मैं उस पर टच करूंगा, इसे क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर में भी हमने डिस्कस किया था। सो मैं इसे उठा कर यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा। गैल्वेनोमीटर आपने देखा है, मैंने वोल्ट मीटर देखा होगा अपने घर पे, स्टेबलाइजर में वोल्ट मीटर, एमीटर। गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा बच्चों ने कम देखा होता है, तो मैं बता दूं कि ये सर्कल है और ये मेरे पास ऐसा होता है कुछ। मिड में इसमें 0 होता है, यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3, कुछ ऐसी रीडिंग होती है इसमें। ये पता नहीं कहाँ देखा होगा, लीस्ट काउंट वाले न्यूमेरिकल करे होंगे किसी ने 10th क्लास में, वहां पर भी था ये, वहां पर एसएन में क्वेश्चंस होते हैं वाले। सो मिड में 0 होता है, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 मींस ऐसा होता है गैल्वेनोमीटर। सो मेरे पास अब स्टार्टिंग में पॉइंट ए पर ये करंट क्या दिखा रहा है? 3 एम्पियर करंट शो कर रहा है पॉइंट ए पर। मैंने जॉकी को उठाया, ए से थोड़ा आगे रखा तो 2.5 आ गया, फिर थोड़ा और आगे रखा, फिर 2 आ गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जॉकी को आगे लेकर जा रहा हूँ, तो करंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया, कोई भी पार्टिकुलर लेंथ, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी पार्टिकुलर लेंथ है, उस लेंथ पर पोटेंशियोमीटर जॉकी ने क्या शो किया, जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है उस पे करंट कैसा शो किया? 0 शो किया। एक इंस्टेंट, एक पॉइंट ऐसा तो आएगा जब 3 से कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कोई यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, फिर जॉकी उठा के आगे रखूंगा। करा एक्सपेरिमेंट ये वाला थोड़ा सा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसे रब से मतलब रगड़ते रहते हैं उस पर, ऐसा नहीं होता है। उससे ऐसा होगा, उसको मैं उसका भी रीजन बताऊंगा क्या होगा, उससे नुकसान भी क्या होने वाला है। वायर थोड़ा छिल जाएगा, वायर की थिकनेस चेंज हो जाएगी, जिससे कि हमारे एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग होगी वो गलत आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो मैं जॉकी को यहाँ पर रखा तो मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हुई? 0 हो गई। जो पार्टिकुलर लेंथ थी उसे रिकॉर्ड करने के लिए स्केल यूज किया जाता है कि कितनी लेंथ पर जॉकी रखने पर मेरे पास गैल्वेनोमीटर ने जो करंट डिटेक्ट किया वो 0 हो गया। तो उस लेंथ को हम क्या मान लें? उस लेंथ को हम L मान सकते हैं। यस और नो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब रिमेनिंग लेंथ कितनी है ये तो बच्चे बता देंगे। टोटल मेरे पास डिस्टेंस थी ए बी के 100 सेंटीमीटर, ये वाली L है, सो ये वाली कितनी होगी? 100 माइनस L। ये तो इजी है कॉन्सेप्ट। यस और नो? अगर ये लेंथ 40 होगी तो ये 60, ये 30 होगी तो ये 70, माइनस कर लेंगे। सो कॉमन थिंग्स, इस पॉइंट को मैंने C पॉइंट से लेवल कर लिया है।
जहां पर जो कि टच किया हुआ है। सभी पॉइंट क्लियर है, इससे रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, कोई ऐसा पॉइंट तो रिमेन नहीं है जो डाउट क्रिएट करे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फंडा क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स की। मैं ए और सी के मिड में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसको नाम दे देता हूँ पी, और सी और बी के मिड में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसे बोल देते हैं क्यू। ये पॉइंट क्लियर है। क्यों दी सर आपने रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 देते? एज वी नो क्या कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज लास्ट वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने बताया था कि हम ऐसा एक सर्किट, ऐसी एक कंडीशन, ऐसा एक अरेंजमेंट होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस, और उनके मिड में क्या होता है याद है? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की कंडीशन भी थी, करंट क्या शो करता है? 0। सेम वही कंडीशन बन रही है। इट मींस क्या है, ये व्हीटस्टोन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। यस सर, वहां पे तो हम यही यूज करते थे, P अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस। यही तो हमने ड्राइव किया वहां पे, मैंने वहां पे ड्राइव भी करके दिखाया है केवीएल की हेल्प से, जंक्शन लूप रूल की हेल्प से, मींस किरचॉफ के दोनों लॉस की हेल्प से हमने ड्राइव भी किया है। P अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस, तो वही वाली कंडीशन यहाँ पर बन गई, वही अरेंजमेंट है सेम। देखो P क्यू आर एस मिड में गैल्वेनोमीटर है, वो 0 करंट शो कर रहा है। इतना ही बहुत है हमारे लिए, और ज्यादा की नीड भी नहीं है। इससे आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे सब क्लियर हो गए। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है, मींस मुझे S जो अननोन रेजिस्टेंस है उसे फाइंड करना है, क्या है तो उसे ड्राइव करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्रिएट करते हैं कि हम कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। अब एक छोटा सा पॉइंट बताएंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है। यस होता है, कहां पर? रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले में हमने देखा है। यस और नो, जिसको भी कोई डाउट है बता सकते हैं। बहुत बार नहीं तो मैंने काफी बार रिवाइज किया है, जब भी कोई आर्टिकल में आता है मैं साइड में से रिवाइज कर देता। रेजिस्टेंस दोनों चीजों पे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से लेंथ सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपॉन में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक कांस्टेंट आता था जिसे रो बोलते थे, रेजिस्टिविटी। ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। इफ यू टॉक अबाउट इन दिस सर्किट, इस सर्किट में इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं डिस्कस करूं, ये क्या है? एरिया। क्या जो वायर है मेरे पास ए और बी, उसकी थिकनेस में कोई चेंजेस आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं, वायर तो पूरी सेम है, सेम उसकी है मेरे पास विड्थ की, सेम क्रॉस सेक्शन की। इट मींस क्या है? एरिया क्या है? कांस्टेंट है इन दिस केस। बात करते हैं रो रेसिस्टिविटी। मैं जो मेटल लेने वाला हूं, मैं जो मटेरियल लेने वाला हूं, एलॉय जो लेने वाला हूं, वो ए और बी के बीच में ऐसा थोड़ा ना होगा कि यहाँ इतना मैंने मैग्नीन का ले लिया, इतना कांस्टेंट टन का ले लिया, ऐसा नहीं होगा ना। सेम एलॉय यूज करूंगा। इट मींस क्या है, जो इसकी रेसिस्टिविटी वो भी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। बट लेंथ का मुझे कंफर्म नहीं है, कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आकर जो कि रखने पर करंट गैल्वेनोमीटर 0 शो कर देगा, जो डिफ्लेक्शन है वो 0 दिखा देगा। तो लेंथ मेरे पास फिक्स नहीं है। इट मींस एक पॉइंट और क्लियर कि सर ये दोनों तो कांस्टेंट है, लेंथ हमारे पास क्या कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर एराइज हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर एल के इस केस में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ ए से सी पॉइंट की और सी से बी पॉइंट के मिड में। सो आप बताएंगे, मैं दोनों के एक साथ लिख लेता हूँ, पी अपॉन क्यू, यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब और बी से सी, ये रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिटवीन क्या है? बी से सी। पी क्या है? रेजिस्टेंस है किसका? ए और सी के मिड का। और क्यू क्या है? रेजिस्टेंस है बी और सी के मिड का। कोई डाउट तो नहीं है? रेजिस्टेंस तो ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, इसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन आपको मतलब ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इस पॉइंट का यूज कर लेते हैं। रो एल अपॉन ए। पी के लिए लेंथ क्या थी? एल तो थी, बाकी एल ही चेंज होगा, रो और ए चेंज नहीं होंगे। अब क्यू के लिए बात करते हैं, लेंथ क्या हुई? रो 100 माइनस एल अपॉन ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एल अपॉन 100 माइनस एल। कोई डाउट आपको? नो सर। क्या मैं पी अपॉन क्यू को आर अपॉन एस लिख सकता हूं? मींस पी अपॉन क्यू जो मेरे पास है उसे आर अपॉन एस यूज कर सकते हैं? यस, यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स। आ गया, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया, मैं यहां से एस फाइंड कर सकता हूँ। एस का फॉर्मूला क्या आने वाला है? पहले से रेसिप्रोकल करेंगे, एस अपॉन आर 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। सो एस के लिए एक और फॉर्मूला बना, एस इक्वल आर 100 माइनस एल अपॉन एल। यहां पर मुझे किस चीज की वैल्यू रखनी है? एक तो लेंथ, जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे स्केल की हेल्प से पता चल जाएगा कि सर 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो कि ने गैल्वेनोमीटर ने करंट 0 शो कर दिया, तो एल पता लग गया। आर, जब मैं रेजिस्टेंस बॉक्स लगाऊंगा तो मैंने तो 15 का लगाया, 5 ओम का लगाया, आप 10 का लगाएंगे, 20 का लगाएंगे, तो वो आप यहाँ लिख देंगे, एस फाइंड हो जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट है।
बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में इस टॉपिक को रिवाइज कराते टाइम आपके कॉन्सेप्ट को जरूर डिस्कस कर लीजिए, आपके डाउट को। आज की वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले चैप्टर 4 या बाकी अदर चैप्टर्स के नोट्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स।